नमस्कार। आइए आज बात करते हैं एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में। आम तौर पे लोगों को एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पता होता है, लेकिन एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जहां एसआईपी और एसटीपी इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, वहीं एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक तरीके से विथड्रॉल का तरीका है। आइए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। आज हम म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं और इनमें फ़र्क क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल्स पे म्यूचुअल फंड स्कीम के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं और ये इंटरवल वीकली, मंथली, क्वार्टरली कुछ भी हो सकता है। हमने क्या चूज़ किया है उसके हिसाब से। तो एसआईपी के की फीचर्स क्या होते हैं? इनमें सबसे बड़ा जो फीचर होता है वो ये होता है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपका जो प्राइस है, जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, वो एवरेज आउट होती रहती है। दूसरा, इसमें आप बैंक्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली उस प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी पे आपके अकाउंट से कट के सीधे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीद ली जाती हैं। एसआईपी का एडवांटेज क्या है? तो इसका पहला एडवांटेज है कि ये एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को एनकरेज करता है। इसमें आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। आपने शुरू में एक बार एसआईपी सेटअप कर दिया, तो आपकी प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो होता रहेगा और ये डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की निशानी है। दूसरा है, मार्केट वॉलेटिलिटी को का जो इम्पैक्ट होता है उसको रिड्यूस करता है। कैसे करता है? जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है उससे आपकी यूनिट का प्राइस एवरेज होता रहता है, क्योंकि कई बार आप ऊपर के भाव पे खरीदेंगे, कई बार नीचे के भाव पे खरीदेंगे, तो प्राइस जो आपका होल्डिंग प्राइस है वो एवरेज आउट होता रहेगा। तीसरा है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये एक सही तरीका है। तो ये कहावत आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी तरीके से एक एक ड्रॉप करके जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उस पर इन्वेस्टमेंट होता रहता है और लंबे समय में एक मोटा पैसा तैयार हो जाता है। इसका नुकसान जो है वो ये है कि अगर आप एक बुल मार्केट में हैं, वहाँ पे ये फुल्ली कैपिटलाइज नहीं कर पाता ट्रेंड को, क्योंकि जहाँ पे एवरेजिंग का एक फ़ायदा है, वहाँ पे ये नुकसान भी है कि अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो उस केस में अगर आपने लमसम पैसा शुरू में डाला होता, उसके मुकाबले एसआईपी कम अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो एसआईपी सूटेबल होता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग के द्वारा। और दूसरा, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे रिटायरमेंट है, बच्चों की एजुकेशन है या घर खरीदना है, इनके लिए ये एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट का तरीका हो सकता है। अगला है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान में क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट या यूनिट्स आपकी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी में पीरियोडिकली ट्रांसफ़र होती रहती हैं। वो पीरियड आप शुरू में सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से यूनिट्स अपने आप ट्रांसफ़र होती हैं। तो यूनिट्स ट्रांसफ़र होने का तरीका क्या है? मान लीजिए आपके पास लमसम पैसा है और आप वो एक साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालना चाहते, आपको लगता है कि कहीं डालने के बाद मार्केट नीचे न चला जाए, तो आप उस पैसे को डेट फंड्स में डाल सकते हैं। और अगर आपने उस पैसे को डेट में डाला, ये सोच के कि मैं धीरे-धीरे इससे इक्विटी फंड्स में ट्रांसफ़र करता रहूँगा, तो वो तरीका सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान आपको प्रोवाइड करता है। तो डेट फंड्स की आपने जो फ्रीक्वेंसी और जो अमाउंट डिसाइड किया है इस एसटीपी को सेटअप करते समय, उतनी यूनिट्स उस फ्रीक्वेंसी पे डेट यूनिट्स बिक जाएंगी और उस अमाउंट की इक्विटी यूनिट्स खरीद ली जाएंगी। वहीं पे इसका उल्टा भी हो सकता है। बहुत बारी आपको अगर ऐसा लगता है कि मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया है और आपको इस समय इक्विटी से पैसे को डेट में मूव कर देना चाहिए, तो आप इक्विटी से डेट का ऐसा एसटीपी सेटअप कर सकते हैं और उस केस में फ्रीक्वेंसी जो आपने सेट की है उसके हिसाब से इक्विटी की यूनिट्स बिकती रहेंगी और डेट की यूनिट्स खरीदी जाती रहेंगी।
तो इसका अगर आप देखेंगे की फीचर वो ये है कि आपके फंड को धीमे-धीमे एक तरह के फंड से या इंस्ट्रूमेंट से मूव दूसरे तरह के फंड में आप कर सकते हैं और ये ट्रांसफ़र वीकली, मंथली, क्वार्टरली कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि म्यूचुअल फंड ने क्या ऑप्शन उस म्यूचुअल फंड ने दे रखे हैं और आप उसमें क्या चूज़ करते हैं। तो इसमें मार्केट टाइमिंग का जो रिस्क है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज जो हमने अभी बात की कि लो रिस्क फंड जैसे डेट से हाई रिस्क फंड इक्विटी में या वाइस वर्सा आपको अगर करना है तो एसटीपी उसके लिए आइडियल है। दूसरा, जो आप लम सम डिप्लॉय करके जो वॉलेटाइल मार्केट्स में उस समय में उस रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हैं स्लो डिप्लॉयमेंट के द्वारा एसटीपी यूज करके। इसका डिसएडवांटेज ये क्या है कि टैक्स इम्प्लीकेशन होती है हर ट्रांसफर पे। तो क्या होता है जब आपने डेट फंड की यूनिट्स बेची और इक्विटी फंड में मूव करने के लिए, तो चूंकि आपने एक सेल ट्रांजैक्शन किया तो आपके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से अगर वो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो इसलिए एक टैक्स इम्प्लीकेशन आपके ऊपर आएगी क्योंकि आपने एक फंड से दूसरे फंड में पैसा मूव किया और उसमें सेल और परचेज ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, तो सेल की वजह से टैक्स इम्प्लीकेशन आएगी। अगर आपने किसी ऐसे फंड में एसटीपी सेटअप किया है जहाँ पे एग्जिट लोड है, तो अगर मान लीजिए ऐसा है कि आपने 1 साल के पहले यूनिट्स बेची तो एग्जिट लोड अप्लाई होगा, बहुत सारे फंड्स में होता है। तो उस केस में अगर आपने एसटीपी सेटअप किया तो 1 साल तक जो भी यूनिट्स आप डेट की बेच के और इक्विटी की यूनिट्स खरीद रहे हैं तो डेट की यूनिट्स में बेचते समय एग्जिट लोड अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना होगा कि आप इस तरह के फंड में या तो सेटअप ना करें और या इस तरीके से करें कि 1 साल के बाद एसटीपी या डिपेंडिंग ऑन कि क्या पीरियड है जहाँ पे एग्जिट लोड अप्लाई हो सकता है, तो उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। ये सूटेबल होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, या जो लमसम पैसा डिप्लॉय नहीं करना चाहते और धीरे-धीरे डिप्लॉय करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर तरह के फंड में, जैसे कि डेट से इक्विटी या वाइस वर्सा। तो अभी तक हमने एसआईपी और एसटीपी दोनों की बात की और ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। अब जो तीसरा तरीका है सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये विथड्रॉल मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है आप उसको इनकैश करना चाहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, वहाँ पे सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान पिक्चर में आता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या होता है कि फंड्स जो आपके हैं आप उसमें फिक्स्ड अमाउंट सेटअप करके रेगुलर इंटरवल्स पे, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली हो, उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें ये जो ऑप्शन है ये आपको एक स्टेडी कैश फ्लो प्रोवाइड करता है बिना पूरे कॉर्पस को लिक्विडेट किए हुए। मतलब आपको पूरा कॉर्पस नहीं बेचने की ज़रूरत है और जितना ज़रूरी है उतना पर मंथ आपको फंड हाउस जो है वो आपको उतनी यूनिट्स इनकैश करके और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इसका एडवांटेज क्या है? ये एक रेगुलर इनकम पाने का तरीका है कि आपने जो भी आपके लमसम अमाउंट है आपने एसडब्ल्यूपी में डाल रखा है और वहाँ से आप एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो एक अच्छा और काफ़ी पॉपुलर तरीका है। दूसरा, इसमें विड्रॉल अमाउंट और फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अमाउंट ज़्यादा है, कम है, या फ्रीक्वेंसी आप मंथली रखना चाहें, क्वार्टरली रखना चाहें, कुछ फंड्स में उसके अलावा भी कम या ज़्यादा करना चाहें, तो वो ऑप्शंस आपके पास होंगे। और तीसरा एडवांटेज क्या है कि आप इसमें कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन कर रहे हैं मार्केट ग्रोथ में। ये कैसे कर रहे हैं कि जो आपका लमसम जो कॉर्पस एक बना हुआ है, लमसम तो नहीं कहेंगे लेकिन जो कॉर्पस बना हुआ है उसमें ग्रोथ हो रही है और आप उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके लेट्स से मंथली बेसिस पे निकाल रहे हैं। तो जो आपका बचा कॉर्पस है वो ग्रो हो रहा है और अगर आपका जो विथड्रॉल रेट है अगर उस कॉर्पस के इंक्रीज रेट से कम है तो वो कॉर्पस कभी खत्म नहीं होगा। तो हमेशा ये चीज़ ख्याल रखें कि अगर आपका विथड्रॉल रेट आपके कॉर्पस के ग्रोथ रेट से कम है तो आपका कॉर्पस समय के साथ केवल बढ़ता रहेगा। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि पहला है कि कॉर्पस को डिप्लीट करता है ओवर टाइम अगर विथड्रॉल रिटर्न से एक्सीड करेगा। तो अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड है, एक हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपने लमसम पैसे डाले
और उसका रिटर्न 10 से 11% मान लीजिए उसके बीच में है। तो अगर आपका विड्रॉल 4% या 5% के हिसाब से पर ईयर का है, तो उस केस में आपका कॉर्पस बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपका विड्रॉल बढ़ के 12%, 13% उस रेंज में पहुंच गया, तो आपका कॉर्पस ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिप्लीट होता जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है इनिशियली। वो कैसे लग सकता है? मान लीजिए आपने इस एसडब्ल्यूपी को अभी सेटअप किया लमसम इन्वेस्टमेंट करके, और इसमें एक इक्विटी फंड में किया या डेट फंड में किया, जैसा भी या बैलेंस में किया, डिपेंडिंग ऑन जो टैक्स इम्प्लीकेशंस उनकी होंगी। तो अगर आपके जो शुरुआत की यूनिट्स हैं, जब तक कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रेंज में नहीं पहुंच जाते, तब तक उन यूनिट्स को जब कभी भी इनकैश जब कभी भी आप विड्रॉ करेंगे तो उनमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग सकता है। बट इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने जो अपना कॉर्पस जो डिप्लॉय किया है, अगर आप उसको थोड़े समय के बाद विड्रॉ करते हैं, जबकि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहुंच जाता है, उस पीरियड तक आप विड्रॉ नहीं करते, तो उस तरीके से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सूटेबल है जो रिटायरीज हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे रिटायरीज रिटायरमेंट के समय में एन्युटी ऑप्शन चूज करते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जहां पे उनको फिक्स्ड अमाउंट हर महीने मिलता है, लेकिन वो रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम होता है डिपेंडिंग ऑन उस समय के प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो उनकी जगह अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में, किसी बैलेंस म्यूचुअल फंड में या डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हाइब्रिड या बैलेंस म्यूचुअल फंड हैं उनका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा रहेगा डेट म्यूचुअल फंड के मुकाबले इन अ लॉन्गर रन। तो वहाँ पे आप विड्रॉल के साथ साथ कैपिटल को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपके पास एसडब्ल्यूपी में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगेन मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट ठीक ठाक परफॉर्म करता रहा। और दूसरा ये उन लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है जिनके पीरियोडिक एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे एजुकेशन या ईएमआई। तो उनको शुरू में ही मालूम है कि इस तरह के एक्सपेंसेस कब कब आने वाले हैं। तो उस हिसाब से अगर आपने अपना एसडब्ल्यूपी सेट कर रखा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट तब तक ग्रो होता रहेगा, और फिर उन पीरियड्स में इन्वेस्टमेंट से जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो विड्रॉ होके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी तीनों के बारे में समझ में आया होगा। इनके बीच में क्या फ़र्क है, इनमें से किसको किस समय यूज़ करने की ज़रूरत होती है, या इनमें से कौन सा ऑप्शन किस समय काम आता है, ये क्लैरिटी आपको आज के वीडियो से मिली होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दें। थैंक यू।